नमस्कार मित्रों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में समूह सिद्धांत, ग्रुप थियरी के ऑर्थर बेंटले के विचार, ग्रुप थियरी की कमियां, उनका योगदान देखेंगे। समूह सिद्धांत के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए आप इससे पहले वाले वीडियो में और ग्रुप थियरी का जो उद्गम है, जो ओरिजिन है, या उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण योगदान है, कौन प्रतिपादक है, किस प्रकार का अध्ययन है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण है, वो आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑर्थर बेंटले बिहेवियरलिस्ट थे। बिहेवियरलिस्ट, अगर आप थियरी में आपको थोड़ा जानने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली बिहेवियरलिस्ट थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइंस और फैक्ट्स, यानी इन पर बल था। एम्पिरिसिज्म अप्रोच के समर्थक थे, जो दार्शनिक निगमनवाद की बजाय वह सिद्धांत जिसे प्रूव किया जा सके, फैक्ट बेस्ड हो, इन पर उनकी रुचि थी। राजनीति में परिमाणात्मक पद्धति, यानी मेजरमेंट किया जा सके, नापा जा सके, उस पद्धति के आरंभिक प्रतिपादकों में एक थे। राजनीतिक विश्लेषण के संस्थागत दृष्टिकोण के प्रयोग के विरुद्ध थे, यानी जो संस्थागत पुरातन का एक उपागम है, पुरातन राजनीति शास्त्र का, उसके ये विरुद्ध थे, क्योंकि इसे ये बहुत ही ज़्यादा औपचारिक, यानी फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स या फॉर्मल जो प्रोसेसेज हैं, प्रोसेसेज पे ये बल नहीं देते, फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स तक बल देते हैं, तो उन तक सीमित था। और स्थैतिक है, यानी जड़ है एक तरीके से, जिसमें डायनेमिक चीज़ों को जगह नहीं है। गत्यात्मकता और प्रक्रियाओं को राज्य की प्रमुख विशेषता मानना, न कि संस्थाओं को। बेंटले ने प्रोसेस एंड डायनेमिकसिटी, यानी स्थैतिक की बजाय जो डायनेमिक वाला पोर्शन है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कैसे बदलाव हो रहे हैं, कौन से वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। समाज में विशेष संस्थाओं, यानी संरचनाओं और आधारभूत मूल्यों की तुलना में गतिशील प्रक्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये देखिए, यही महत्वपूर्ण वो बेसिक प्रीमिसेस हैं जिन पर समूह सिद्धांत टिका हुआ है, क्योंकि यह है वह मूल डेफिनेशन है पॉलिटिक्स की, समूह की, इंटरेस्ट की, सोसाइटी की, कि महत्वपूर्ण क्या है, प्रोसेसेज हैं, प्रक्रियाएं हैं, और प्रक्रियाएं अपने आप में गत्यात्मक हैं। विचार, चिंतन, भावनाएं, नियम, प्रबंध, भाषण सभी तभी तक महत्वपूर्ण है जब उनका संबंध क्रियात्मकता से है। यानी कोई विचार तभी महत्वपूर्ण है जब वह कार्य रूप में परिणित होता है। अगर उसका किसी प्रोसेस या किसी एक्शन से संबंध नहीं है तो उसे बेंटले ने महत्वपूर्ण नहीं माना। समूह औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होते हैं। देखिए, सारे समूह सिद्धांत समूह को सिर्फ औपचारिक नहीं, अनौपचारिक समूहों तक भी ले जाते हैं। उसका स्कोप है, उसका अध्ययन भी करते हैं। समूहों से उनके सदस्य मनोभावों और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्रहण करते हैं, कि जो उदारवाद की जो एटोमाइज्ड इंडिविजुअल की कॉन्सेप्ट है, कि व्यक्ति जो कुछ है उसके लिए वह किसी अन्य के प्रति, किसी समाज या राष्ट्र, कोई समष्टि के प्रति वह उत्तरदायी नहीं है, इसका वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति क्या है, वह समूह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्रहण करता है, मनोभाव ग्रहण करता है, इसलिए व्यक्ति की समूह के सदस्य के रूप में उसे वो पहचान देते हैं। बेंटले के अनुसार राजनीति क्या है और उनमें समूहों की महत्ता क्या है। राजनीति क्या है? यह मनुष्यों के बीच का संबंध है, मनुष्यों का अन्य मनुष्यों के साथ अथवा उन पर किया गया कार्य है। राजनीति कुछ व्यक्तियों के व्यवहार की दिशा को अन्य व्यक्ति किसी नई दिशा में मोड़ दें, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है राजनीति। इस प्रकार के प्रयत्नों के प्रतिरोध का सामना करने के लिए कुछ शक्तियां जुट जाएं अथवा शक्तियों के एक समूहीकरण को दूसरा समूह छिन्न भिन्न कर दे। वह सामग्री जिसका हम राजनीति में अध्ययन करते हैं किसी एक व्यक्ति में नहीं पाई जाती। उसे समझने के लिए व्यक्तियों के समूहों के द्वारा किए गए कार्यों को देखना होगा। देखिए, महत्वपूर्ण है
कार्य और समूह। यहाँ बेंटले ये कहते हैं कि जो गतिविधियाँ हम राजनीति में अध्ययन करते हैं वो एक्चुअली इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, वो भले ही व्यक्ति के द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ व्यक्ति समूह के सदस्य होने के नाते एक्शन लेता है, और महत्वपूर्ण एक्शन है न कि विचार, मूल्य, भावनाएं, ये सब। कोई विचार ऐसा नहीं जो सामाजिक गतिविधि का प्रतिबिंब न हो, यानी जो विचार हैं वही महत्वपूर्ण हैं जो गतिविधि में प्रणीत हों, और हर गतिविधि है वह विचार की परिणति है, यानी महत्वपूर्ण है एक्शन। कार्य का संबंध सदा और अनिवार्यतः एक समूह प्रक्रिया से है, यानी इन्होंने सभी कार्यों को समूह कार्यों की गतिविधि का परिणाम माना है। समाज, राष्ट्र, सरकार, विधि निर्माण, राजनीति, प्रशासन, ये सब समूहों के मध्य अंतःक्रियाओं का परिणाम है। ये ऐसा समूह सिद्धांत के विचारक मानते हैं। समूह भी व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि गतिविधियों का समूह है। देखिए, समूह की जो संकल्पना है उसमें उन्होंने ये संकल्पना नहीं ली कि ये 20 व्यक्ति या मिनिमम 50 आदमी जो मिलकर समूह बनाते हैं वह समूह। उनकी समूह की संकल्पना है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ यानी अंतःक्रिया है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय व्यक्ति के। समूह एक स्थैतिक वस्तु नहीं है, फिर भी समूह की संकल्पना में समूह को स्थैतिक नहीं माना है, यानी समूह टूटते बनते रहते हैं। एक व्यक्ति एक से ज़्यादा समूह का सदस्य हो सकता है, समूह के भी एक से अधिक हित हो सकते हैं। कोई समूह की फिक्स आयु नहीं है या कोई समूह का संगठन है वह, यानी ऐसे ही मिनिमम शर्तें नहीं हैं जो पूरी करने पर ही वह समूह बनता हो। एक ये हमने देख लिया कि समूह के सदस्य कई हो सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि समूह को प्रेरणा या दिशा कहाँ से मिलती है। अगर समूह ऐसा है कि उसके कितने ही हित हो सकते हैं और एक व्यक्ति है उसके भी कई समूहों के वह सदस्य हो सकता है, तो फिर समूह को प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो इसके लिए बेंटले का उत्तर था कि इंटरेस्ट है और सहभागिता अभिवृत्ति भी उसे बोला। इंटरेस्ट, सहभागिता अभिवृत्ति से समूहों को प्रेरणा मिलती है। बेंटले ने कहा समाज क्या है। समाज समूहों के आल जाल के अतिरिक्त जो मिलकर उसका निर्माण करते हैं कुछ भी नहीं है, यानी समूहों के जाल के अतिरिक्त समाज कुछ भी नहीं है, समूहों की अंतःक्रियाओं का ही परिणाम है। ट्रूमैन ने कहा समाज समूहों की केवल एक कलाकृति है। देखिए, इस टाइप की जो छोटी डेफिनेशंस होती हैं ये अक्सर एग्जाम्स में आती हैं। जो कैची वर्ड्स होते हैं, योगदान भी महत्वपूर्ण होता है प्रतिपादक का, लेकिन छोटी डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में आती है। समूहों के बीच चलते रहने वाले धक्कों और प्रतिरोधों के आधार पर ही समाज को गतिमान रखा जाता है। समूह सिद्धांत में समाज आगे कैसे बढ़ता है, समूहों के बीच में जो धक्का मुक्की होती है उसी से ही समाज आगे बढ़ता है। अन्य व्यवहार विज्ञानवादियों के समान समूह सिद्धांत के प्रतिपादकों का लक्ष्य भी समाज को बनाए रखना है। देखिए, भले ही वह सिस्टम थियरी हो या व्यवहारवादी हो या समूह सिद्धांत हो, इन सब का जो लक्ष्य है वह अनुरक्षण का है। इसको आप एक संदर्भ में देखेंगे, ये सारे सिद्धांत 50s में यूएस के समाज में डेवलप होते हैं, और उस समय यूएस के समाज में जो भी सिद्धांत डेवलप हो रहा है उनका लक्ष्य अनुरक्षण का है, ना कि क्रांति के आह्वान का। तो इनका लक्ष्य भी अनुरक्षण का है, व्यवस्था को संरक्षित करने का है, उसे बचाए रखने का है। समूहों के सतत धक्कों प्रतिरोधों के बावजूद समाज कैसे बना रहता है, इस प्रश्न के जवाब में थियरी ऑफ बैलेंस ऑफ ग्रुप प्रेशर आती है। यह सिद्धांत क्या है, ये कहते हैं कि एनी हाउ, कैसे भी करके ग्रुप आपस में जोड़ तोड़ करके समाज में संतुलन बना लेते हैं। इस सिद्धांत की वजह से समूह सिद्धांत वादियों की आलोचना भी होती है कि यह तो जो क्लासिक इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि समाज का अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वो वाली बात हो गई कि चूँकि समझाने में या ऐसी कोई तार्किक प्रक्रिया नहीं देखते तो ये कह के तीसरी कर लेते हैं कि कैसे भी करके समूह है वो बैलेंस बना लेते हैं। समूह सिद्धांत के प्रतिपादकों ने समूहों के आंतरिक संगठन, प्रक्रियाओं, आकार, प्रादेशिकता, एकीकरण के स्वरूपों को की गहराई में रुचि दिखाई।
ट्रूमैन ने ग्रुप और एसोसिएट्स में अंतर किया। ग्रुप और एसोसिएशन में देखिए, इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं उन्हें हमें इंग्लिश में ही समझना चाहिए, क्योंकि उनका सही अनुवाद संभव नहीं है। क्योंकि जो एस.एल. वर्मा ने अनुवाद किया है वो ग्रुप्स को समूह और एसोसिएशन को संस्था का है, जबकि हम संस्था से तात्पर्य इंस्टीट्यूशन लगाते हैं। इस वजह से हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म्स को याद रखना है। ट्रूमैन ने किस में अंतर किया है? ग्रुप्स और एसोसिएशन में। वो कहते हैं कि एसोसिएशन होते हैं वह ऐसे समूह होते हैं जो मूर्त संबंधों के आधार पर बनाए जाते हैं। डेविड ट्रूमैन ने कहा कि समूह व्यक्तियों का ऐसा समुच्चय है जो एक अथवा अधिक सहभाजित अभिवृत्तियों, सहभाजित अभिवृत्ति एक तरीके से कॉमन इंटरेस्टेड या कॉमन एप्टीट्यूड के आधार पर समाज के अन्य समूहों से इन सहभाजिक अभिवृत्तियों में अंतर्निहित व्यवहारों के रूपों की स्थापना, यानी इसके अनुरूप जो व्यवहार हैं उनकी स्थापना, उनके अनुरक्षण और उनके संवर्धन की मांग करते हैं। सहभाजित अभिवृत्तियां ही हितों का निर्माण करती है। विभिन्न प्रकार के समूह एक स्तर पर काम करते हैं और अनेक स्तर पर भी। समूहों के सदस्य अन्य समूहों के सदस्य भी हो सकते हैं। समूहों को प्रभावित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की तकनीकों और तरकीबों का सहारा समूह के सदस्य लेते हैं। देखिए, समूह सिद्धांत है, उसमें एज सच ऐसा कोई शर्तें नहीं है कि समूह का ये हार्डकोर डेफिनेशन है, शर्तें हैं। समूह कई भी हो सकते हैं, कितने स्तर पर काम कर सकते हैं, एक व्यक्ति कितने समूह का सदस्य हो सकता है, समूह में हित भी कई हो सकते हैं। इसका जो सार है वह यह है कि समाज न तो विशिष्ट संस्थाओं से मिलकर बनता है, न सारभूत मूल्यों से, बल्कि गतिशील प्रक्रियाओं से मिलकर बनता है। समाज की डेफिनेशन में समूह सिद्धांत जो डायनेमिक प्रोसेसेस और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इनको महत्वपूर्ण मानता है। लेंथम के अनुसार विधानसभा समूहों के संघर्ष में रेफरी का काम करती है। देखिए, जो तत्कालीन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके प्रति ग्रुप थियरी का क्या मानना है? वो ये मानते हैं कि समाज में जो कुछ हो रहा है, राष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, वो समूह के अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप हो रहा है। तो विधानसभा, जिन्हें हम विधायिका मानते हैं कि कानून निर्माण का मुख्य कार्य ये कर रही है, वो तो वास्तव में एक रेफरी का काम कर रही है। काम हो रहा है समूहों के मध्य धक्कामुक्की या अंतःक्रिया, उनके बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसकी वजह से। प्रशासन उन संधियों को जिनके संबंध में सांसदों में सौदेबाजी की है अंत में स्वीकार किया और कार्यान्वित करने की प्रक्रिया का नाम है। ये जो समूह सिद्धांत ने समाज, राजनीति, बैलेंस ऑफ पावर, इन सब का बताया किस प्रकार से डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, हितों से तात्पर्य क्या है। इस सिद्धांत की आलोचनाएं होती हैं। इनमें मुख्य जो कमियां हैं वो क्या हैं? इन्होंने क्या किया कि जो टर्म्स ये लगातार यूज़ करते हैं, भले ही वे राज्य, सरकार, हित, समाज, इन सब को इन्होंने परिभाषित नहीं किया। सब ने इनके अलग अलग अर्थ में इनको प्रयुक्त किया। तो सबसे जो प्रमुख आलोचना है वह ये होती है कि इन्होंने लूज सेंस में, यानी बिना परिभाषित किए, सब ने अपनी मर्जी से इन शब्दों का इस्तेमाल किया। समूह जो सरकार का अंग है, उनको सरकार के बाहर के समूहों को पृथक करने के लिए भी इन्होंने कोई फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं करवाया। लेंथम ने इसके लिए ऑफिशियलिटी शब्द प्रयोग किया। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सरकार के अंदर के समूहों को बाहर के समूहों से पृथक करने के लिए ऑफिशियलिटी शब्द का इस्तेमाल किया लेंथम ने। यदि समाज और राजनीतिक समूहों के अनवरत संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। देखिए, इनके हिसाब से, जैसा इन्होंने कहा कि विधानसभा जस्ट रेफरी है, तो उस स्थिति में अगर समाज और राजनीति कुछ नहीं है, सिर्फ लगातार संघर्ष का नाम है, तो प्रश्न यह उठता है कि ये व्यवस्था चल कैसे रही है। फिर सरकार के दायित्व क्या है? सरकार अगर जस्ट रेफरी है तो सरकार के दायित्व क्या है, और यह व्यवस्था टूट क्यों नहीं जाती, और यह अपना संतुलन कैसे स्थापित करती हैं? ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का उन्होंने एज सच कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया। यद्यपि उन्होंने अलग अलग वजह बताई हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं मानी जाती। समूह सिद्धांत प्रतिपादकों ने 4 कारण बताए संतुलन के, या यह व्यवस्था टूट क्यों नहीं जाती, इन सब के। तो जो पहला कारण है वह था कि एक
अचेत संतुलन प्रक्रिया, यानी बेंटले ये कहते हैं कि समाज में ग्रुप के मध्य लगातार संघर्ष चलता रहता है, लेकिन समाज व्यवस्था टूटती नहीं, क्योंकि समूह आपस में कैसे न कैसे करके संतुलन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और यह जो बैलेंस ऑफ पावर है, यह जो शक्ति संतुलन है, इस वजह से समाज चलता रहता है, व्यवस्था नहीं टूटती। ये जो अज्ञात तरीका है, इसे बेंटले ने माना। कुछ विचारक ये मानते हैं कि चूंकि ऐसे हित भी होते हैं जो समूह नहीं बना पाते, और समूह बनते बिगड़ते भी रहते हैं, तो अगर व्यवस्था में क्राइसिस आता है तो इस प्रकार के अज्ञात समूह बन जाते हैं जो उन हितों को प्रेजेंट करते हैं जिनको अभी तक समूहों ने रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो ये जो अव्यक्त समूह है कि अगर समस्या आएगी तो ऐसा कोई समूह प्रकट हो जाएगा, इसे भी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माना या तर्क दिया गया। ट्रूमैन ने बताया कि एक ही व्यक्ति कई समूहों का सदस्य होता है, इसलिए कोई भी संघर्ष सीमा अतिक्रमण नहीं कर पाता। इस वजह से भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। क्योंकि एक व्यक्ति कई समूहों का सदस्य होता है तो कोई भी जो मांग है, कोई भी शर्त है, उसको एक सीमा का अतिक्रमण वह नहीं कर पाती। इस वजह से भी संतुलन इस्टेब्लिश हो जाता है। खेल का नियम, रूल ऑफ द गेम्स, जिसे बेंटले ने हैबिट बैकग्राउंड का नाम दिया, उसे भी इन्होंने कहीं कहीं स्वीकारा कि कुछ ऐसे हित होते हैं जो सामान्य होते हैं, उसकी वजह से भी व्यवस्था टूटने से बच जाती है। तो समूह सिद्धांत की ये कमी थी कि भी वो व्यवस्था कैसे चलती है, सरकार की कैसे क्या दायित्व हैं, इन पे वो एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दे पाते। आगे और कमियां हैं, जैसे समूह और हितों को बेंटले ने पर्यायवाची मान लिया। समूह सिद्धांत के प्रतिपादक विचार, भावना, लोक चरित्र, सामान्य इच्छा, सामान्य कल्याण और यहाँ तक कि कानून और न्याय जैसे शब्दों के प्रति भी उपेक्षा का रवैया अपनाते हैं। ये विवेक, ज्ञान और सूझबूझ को सरकारी प्रक्रियाओं से बहिष्कृत कर देते हैं, जबकि विवेक और ज्ञान, इनको इतना सहजता से बहिष्कृत करना तार्किक प्रतीत नहीं होता। सारी राजनीति को समूहों के कार्यविधियों तक सीमित कर देने से विवेचना में व्यक्ति के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जो व्यक्ति की, इंडिविजुअल की जो एजेंसी है, उसे इस कदर नकार देना समूह सिद्धांत के लिए बड़ी आलोचना का कारण बनता है। ओरन यंग के अनुसार इस सिद्धांत का झुकाव स्पष्टतः समाज की एक उपव्यवस्था की ओर समझने को है, न कि पूर्ण व्यवस्था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों के बहुलवाद ने एक और व्यक्तिवादी उदारवाद और दूसरी ओर आदर्शवादी समाजवाद को दो चुनौतियां दी। उनकी छाया आज भी समूह सिद्धांत के प्रतिपादकों पर आच्छादित है। समूह सिद्धांत के प्रतिपादक ये नहीं बताते कि हित निर्धारण कैसे होता है। देखिए, इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है, इंटरेस्ट बनते बिगड़ते रहते हैं। एक व्यक्ति के कई इंटरेस्ट हो सकते हैं, एक समूह में कई इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये निर्धारण कैसे होता है। विभिन्न समूहों के द्वारा इन लक्ष्यों के निर्धारण, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी स्वीकृति के साधन क्या हैं, ये कुछ सामान्य कमियां थी। तो इन कमियों के आधार पर आलोचक इन पर आरोप लगाते हैं कि ये सिद्धांत बनने लायक नहीं है। लेकिन इनके बचाव में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बात यह है कि ना ही बेंटले और ना ही लेंथम दोनों ने इसे सिद्धांत बनाने का दावा भी नहीं किया। खुद बेंटले इसे एक समझ का उपकरण बनाने की बात करते हैं। तो इस वजह से यह आलोचना थोड़ी गलत प्रतीत होती है। दूसरी जो बात, अगली जो आलोचना है या अगली जो इसका क्रक्ष है, विश्लेषण है, वो ये है कि ये जो सिद्धांत हैं, ये जिस संदर्भ में इनका उद्गम हुआ था वो था अमेरिकन सोसाइटी। तो यह भी सच है कि इनका जो विश्लेषण है वह अमेरिकन सोसाइटी से संस्कृतिबद्ध है, यानी वह अमेरिकी समाज के लिए ही ज़्यादा प्रासंगिक है, ऐसा अन्य समाजों के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो ये हमने 2 वीडियो में ग्रुप थियरी देखी। ग्रुप थियरी पे मैंने कोशिश की है कि एटलीस्ट 3 किताबों को मैंने कवर किया है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिन पर बहुत कम स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी हमें ये रहता है कि कहीं क्वेश्चन आ जाए, तो होप इट विल हेल्प यू।